सब लोग आ गए हैं? जयप्रकाश, रोली, गुड आफ्टरनून भाई। चलें स्टार्ट करें। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री पर वारेन हेस्टिंग्स के बारे में बताएंगे। प्रणाम जयप्रकाश भाई, जयप्रकाश प्रणाम भाई। तो स्टार्ट किया जाए। सभी लोग आ गए? बढ़िया है जयप्रकाश जी, आप बताइए ठीक ठाक हो ना सब? तो लास्ट क्लास में हमने जो स्टार्ट किया उससे आगे आज चलते हैं और टॉपिक वारेन हेस्टिंग्स पर बताते हैं। वारेन हेस्टिंग्स। महेश कुमार यादव जी, सर मज़ा आ गया है। किस बात का मज़ा आ गया आपको? जयप्रकाश, बस आशीर्वाद बना रहे सर आपका। बिल्कुल बेटे, आशीर्वाद तो टीचर का हमेशा रहता बच्चों पर। सिलेक्शन लो, कहीं पढ़ के निकल जाओ, आशीर्वाद तो हमेशा रहता है। अर्जुन कुमार, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। चलें आज इसको बताना है वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। वारेन हेस्टिंग्स ये फर्स्ट गवर्नर जनरल बनकर आया था। अर्जुन कुमार को क्या हो गया है? अच्छा नमस्ते अर्जुन जी, बड़ा लंबा नमस्ते किया है। दयानंद कुमार शर्मा, क्या लाइव वीडियो है सर? बिल्कुल लाइव है, आपका नाम आ गया। विकास सिंह, गुड आफ्टरनून। विश्वक राजक, गुड इवनिंग। बिल्कुल लाइव वीडियो चल रहा है, आप लाइव हैं, हम भी लाइव हैं। तो वारेन हेस्टिंग 1772 में गवर्नर ऑफ बंगाल, 72 में बंगाल का गवर्नर बन के आया। लेकिन 1773 से 1785 तक फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल 73 से 85 तक बंगाल का पहला गवर्नर जनरल रहा। महेश कुमार यादव, जयपुर में क्या? जयपुर में अच्छा बारिश हो रही है, मजे लो फिर, आज पढ़ाई मत करो। सर हमारे यहाँ बारिश, अच्छा ठीक, वेरी गुड, अच्छी खबर है, खुशखबरी है। आज तो मिठाइयाँ चलनी चाहिए आपके यहाँ जयपुर में। तो वारेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल 1773 से 85 तक रहा। जब आया तो गवर्नर बन के आया, बाद में गवर्नर जनरल के रूप में इसको अपॉइंट किया गया। पहले 3 गवर्नर बन के आते थे, बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर। तीनों गवर्नर में से एक को प्रमोट कर दिया, बंगाल वाले को प्रमोट करके गवर्नर जनरल बना दिया। बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में कर दिया। याद होगा आपको, हमने लास्ट क्लास में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में चर्चा किया था। तो इसी समय में 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग कानून आया, या इसको एक नाम और दिए हैं, चार्टर एक्ट भी कहते हैं, चार्टर कानून भी कहा गया है। वैसे बेटे 5 चार्टर एक्ट आया था। विश्वक राजक भागलपुर बिहार से हैं, वेरी गुड। आपके यहाँ बारिश हो रही है क्या?
आपके यहाँ तो चमकी बुखार बहुत तेज चल रहा है भाई, बच के रहना, बच्चों को धूप में मत जाने देना आप अपने यहाँ। 5 चार्टर एक्ट आए थे। देखिए, पहला चार्टर एक्ट 1773 में आया, दूसरा चार्टर एक्ट 1793 में आया, तीसरा 1813 में आया, चौथा 1833 में आया, पांचवा 1853 में आया। ये 5 चार्टर एक्ट आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ये 5 चार्टर एक्ट भेजे गए। पहला चार्टर एक्ट 1773 में, दूसरा 1793 में, तीसरा 1813 में, चौथा 1833 में और पांचवा 1853 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर एक्ट लाया गया। 1774 में एससी स्थापना, बिल्कुल सही है महेश कुमार यादव जी, बिल्कुल सही बता रहे हैं। लेकिन बेटे 1773 में चार्टर एक्ट जो आया उसके अंडर में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना था। बिल्कुल सही है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा। मैं ये बता रहा हूं 1773 में पहला चार्टर एक्ट, 1793 में दूसरा। इन चार्टर एक्ट को ले आने की आवश्यकता क्या पड़ी? याद रखें 1773 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसों की आवश्यकता पड़ी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से कुछ पैसे उधार मांगे, लोन के तौर पर पैसे मांगे। ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे देने की बात तो मान लिया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चार्टर एक्ट ले आकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों पर थोड़ा ऑब्स्टिकल पैदा किया, अड़चने डाली। तो बेटे इस तरह जब जब चार्टर एक्ट आया है, जरूर उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में काम करने के जो फ्रीडम थे उसको थोड़ा सा कम किया है। जयप्रकाश भी पूछ रहे हैं सर मॉडर्न हिस्ट्री का बुक पीसीएस के लिए बतला दीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री में एक किताब से काम नहीं बनेगा, आप इसके लिए एक तो बिपिन चंद्रा ले लो और दूसरी किताब है सुमित सरकार की ले लो, तीसरी किताब है वीडी महाजन की ले लो बेटे। बिपिन चंद्रा, सुमित सरकार और वीडी महाजन, तीन को पढ़ लें। तीनों पढ़ेंगे तो प्री और मेंस सारी जगह आपको काम करेगा। ये 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, बिल्कुल दयानंद कुमार, बिल्कुल सही है। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट आपको आगे बताएंगे, पहले हम चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट को बताते हैं। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, या चार्टर एक्ट भी कहा गया है। कई सारी बातें हैं इसमें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको चार्टर एक्ट का बता रहे हैं, ध्यान से सुने तो याद हो जाएगा। चार्टर एक्ट ये वाले में पहला पॉइंट ये है, फर्स्ट पॉइंट, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा पॉइंट है, बंबई मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया। तीसरा पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे को बनाया गया।
कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे को बनाया गया था, जो कि वारेन हेस्टिंग का फास्ट फ्रेंड था। चौथा पॉइंट, रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य अपॉइंट किए गए। कोई भी निर्णय गवर्नर जनरल अब स्वयं नहीं ले पाएगा जब तक कि उसकी काउंसिल में बहुमत ना हो। 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर जनरल मिला के 5 हो गए। 5 में से अगर 3 एक तरफ हो जाएं तो उन्हीं की मेजॉरिटी मानी जाएगी। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें रेगुलेटिंग एक्ट का। सुनील, हेलो सर। हेलो भाई। विकास सिंह, सर मैं नोट्स बना रहा हूँ, स्लो बोलें। एलिजाह इम्पे फीमेल या मेल था? बेटे ये फीमेल नहीं थी, मेल है। एलिजाह इम्पे मेल था, ये फीमेल नहीं। बेटे नोट्स मत बनाओ, आपको पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ डला हुआ है, आप उसको फाइंड आउट करिए। नोट्स क्यों बना रहे हैं? आप वीडियो को 2-3-4 बार सुनिए, सारा याद हो जाएगा। नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पीडीएफ भी मिलेगा आपको। तो अब हम एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं, ध्यान से सुने। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 4 प्रमुख बातें लाई गईं। सोनू कुमार बिल्कुल क्लास लाइव है। जयप्रकाश, सर मैं नोट्स खुद से बनाता हूं। कोई बात नहीं बेटे, बना लो। सारे पॉइंट तो लिख नहीं पाओगे, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको आप नोट कर लो, बाकी वीडियो को बार बार सुन के नोट कर लेना उससे। तो 4 पॉइंट फिर से हम रिपीट कर देते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का पहला पॉइंट था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। दूसरा पॉइंट था बंबई मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के नियंत्रण में कर दिया। तीसरा पॉइंट था कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश एलिजाह इम्पे थे। पुरुष था ये, महिला नहीं। चौथा, बंगाल के गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य नियुक्त किए गए। 4 में से 3 सदस्य जब अपॉइंट किए गए तो इंग्लैंड से इंडिया भेजे गए। 1 सदस्य जब अपॉइंट हुआ तो वो इंडिया में ही था, उसका नाम बारबेल था। चारों अंग्रेज थे, कोई इंडियन मेंबर नहीं होता था। 4 में क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस, बारबेल। क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस, बारबेल। बारबेल अपॉइंट के समय इंडिया में ही था। वारेन हेस्टिंग का खास आदमी था, हर काम में बारबेल वारेन हेस्टिंग का साथ देता था। बाकी जो 3 सदस्य इंग्लैंड से अपॉइंट होके आए, तीनों का इंडिया में उचित स्वागत नहीं किया गया। वे तीनों मेंबर्स स्वयं को गवर्नर जनरल से कम नहीं समझते थे। तीनों सदस्य स्वयं को गवर्नर जनरल से कम नहीं मानते थे। उनका ये कहना था कि जब वो इंडिया में आए तो उनको रिसीव करने के लिए वारेन हेस्टिंग स्वयं क्यों नहीं आया, इस बात का बुरा मान गए। वारेन हेस्टिंग उनको रिसीव करने स्वयं नहीं गया, बल्कि किसी गुमास्ते को भेजा कि जाओ इनको रिसीव करो। दूसरा, जब कोई गवर्नर जनरल इंडिया में आता था बेटे, तो उसको 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। लेकिन ये तीनों मेंबर जब आए तो इनको 21 तोपों की सलामी नहीं दिया, इस बात का बुरा मान गए। तो इस तरह इन तीनों मेंबर्स काउंसिल के डिसाइड किए कि वो हर कदम पर गवर्नर जनरल का विरोध करेंगे। जैसे ही सदस्यता, इंडिया में सदस्यता जैसे इन्होंने लिया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। वारेन हेस्टिंग का साथ केवल बारबेल दे रहा था। वारेन हेस्टिंग और बारबेल एक साथ थे।
बाकी वो तीनों मेंबर जो इंग्लैंड से आए एक साथ हो गए। तीनों ने हर कदम पर वारेन हेस्टिंग का प्रोटेस्ट करने लगे। वारेन हेस्टिंग से तमाम लेखा जोखा लेने लगे। वारेन हेस्टिंग को बुरा लगने लगा। बीच में उसने यह भी प्रयास किया कि वो अपने एक आदमी को इंग्लैंड में कहा कि वारेन हेस्टिंग की तरफ से वारेन हेस्टिंग का इस्तीफा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में दे दें। तो बेटे पॉइंट यहां ये इंपॉर्टेंट है कि तीनों सदस्यों ने वारेन हेस्टिंग का हर कदम पर प्रोटेस्ट किया, इसलिए वारेन हेस्टिंग कोई काम नहीं कर पा रहा था। वारेन हेस्टिंग कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। वारेन हेस्टिंग ने इंडिया में बहुत गलत गलत काम किए थे, जैसे अवध की बेगमों से गलत तरीके से पैसे वसूला था। अवध की बेगमें बड़ी धनवान थी। रॉन्ग मेथड से उनसे वारेन हेस्टिंग ने खूब पैसा अर्न किया था। दूसरा, बंगाल का एक ब्राह्मण जिसका नाम नंद कुमार था, उसे फॉर्जरी मामले में बंगाल की सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाकर उसको फांसी पर लटका दिया। इंडिया में फॉर्जरी मामले में फांसी नहीं हो सकता था। इंडिया में जालसाजी के मामले में फांसी नहीं हो सकता था, लेकिन वारेन हेस्टिंग की पोल खोलने वाला था वो ब्राह्मण। उस ब्राह्मण का नाम नंद कुमार था। तीनों सदस्यों को वारेन हेस्टिंग के बारे में कुछ बताने वाला था, उससे पहले उस पे फॉर्जरी का मामला चला के उसे फांसी पर लटकवा दिया। तीसरा एक केस था चेत सिंह का केस। चेत सिंह बनारस के राजा थे। वाराणसी के राजा चेत सिंह अवध के नवाब के अंडर में थे, लेकिन वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से बनारस को छीन लिया और बाद में बनारस पर दबाव डाल करके बनारस को ब्रिटिश कंपनी में मिला लिया। तीन केस जो हमने आपको बताए हैं, ये तीन केस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। बेगम्स ऑफ अवध, अवध की बेगमों का केस, नंद कुमार का केस और बनारस के चेत सिंह का केस। तीन केस की वजह से वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा इंग्लैंड में चला था। वारेन हेस्टिंग जब इंडिया से वापस लौट के गया तो 1791 में 1791 में वारेन हेस्टिंग पर महाभियोग का मुकदमा चला, इन तीन केसेस की वजह से। और इन्हीं तीनों केसेस की फाइल वो तीनों मेंबर्स मांगे, वारेन हेस्टिंग नहीं दे पाया। इसलिए हर कदम पर वारेन हेस्टिंग का तीनों सदस्यों ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए, 1776 में 1776 में क्लेवरिंग का देहांत हो गया और कुछ ही महीने के बाद मॉनसन को डिसेंट्री से डेथ हो गई, पेचिस के कारण मर गया। फ्रांसिस जब बचा तो फ्रांसिस से वारेन हेस्टिंग का द्वंद्व हुआ, ड्वेल माने द्वंद्व हुआ, और वारेन हेस्टिंग की गोली से फ्रांसिस घायल होकर इंग्लैंड भाग गया। बाद में जो सदस्य इंडिया में आए, उसकी काउंसिल में आए, उनके साथ वारेन हेस्टिंग बना के चला। तो इस तरह बेटे वारेन हेस्टिंग्स और उन तीन सदस्यों में आपस में बनी नहीं, लेकिन इत्तेफाक देखिए, दो का देहांत हो गया, फ्रांसिस बचा। फ्रांसिस से वारेन हेस्टिंग की द्वंद्व हुई, लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ही फ्रांसिस बुरी तरह घायल होकर इंग्लैंड चला गया। तो ये रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत बड़ी कमी थी। जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 में, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर किया गया था। आगे हम आपको बताने वाले हैं। सोनू कुमार, मुगल सम्राट की पेंशन बंद कर दी। हाँ बिल्कुल, मुगल किंग की पेंशन भी बंद कर दिया था, वारेन हेस्टिंग ने ही बंद किया था। मुगल किंग को 26 लाख सालाना पेंशन दिया जाता था, पेंशन बंद कर दिया इसने। और मुन्नी बेगम, मीर जाफर की विधवा, उसको भी पेंशन मिलता था, उसकी पेंशन 32 लाख से 16 लाख कर दिया था। तो कई सारे काम किए थे। जयप्रकाश कुमार, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी था ना सर? बिल्कुल, 1780 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी आया था वारेन हेस्टिंग के समय में। सर रेगुलेटिंग एक्ट में कमी क्या थी? अभी बताएंगे, थोड़ी देर में बताने वाले हैं।
तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के 4 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये पॉइंट इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट हमने बताया गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बंबई मद्रास के गवर्नर, ये दोनों वर ब्रॉट अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। गौरव क्या कमेंट है बताओ? गौरव का कमेंट क्या है? विश्व सर पीडीएफ दे दीजिए प्लीज, आपकी बड़ी कृपा होगी। बिल्कुल पीडीएफ मैंने दे दिया हूं बेटे, मैनेजमेंट से बात कर लो, पीडीएफ हमने दे दिया, शायद डाल दिए हैं। पीडीएफ कहाँ डाले उनसे पूछ लो एक बार। पीडीएफ डल गया है बेटे। तीसरा पॉइंट ध्यान से पढ़ो। तीसरा ये है 1774 में कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट बना। इसी एक्ट के द्वारा कैलकाटा सुप्रीम कोर्ट बना। चौथा पॉइंट था 4 मेंबर्स इन द काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये 4 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट हैं रेगुलेटिंग एक्ट के। अब इसमें कमी क्या रह गई, वो कमी हम आपको बताते हैं कि इसमें कमी क्या थी। रेगुलेटिंग एक्ट में कई कमियां थी। जैसे इसमें पहली कमी ये थी कि गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन अलग नहीं किया गया। कौन कौन सा काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, कौन सा कार्य गवर्नर जनरल करेगा, क्षेत्राधिकार अलग नहीं किया गया। दूसरी कमी थी कि 4 मेंबर तो अपॉइंट कर दिया काउंसिल में, लेकिन मेजॉरिटी के आधार पर काम करेगा। यदि 3 मेंबर एक तरफ हो जाएं तो वारेन हेस्टिंग यानी गवर्नर जनरल कोई काम नहीं कर सकता था। ये समस्या आई, तो इसके स्थान पर 4 की जगह 3 मेंबर बनाने का प्रावधान किया गया। 3 मेंबर्स बनाने का प्रावधान किया पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो रेगुलेटिंग एक्ट की कमियां दूर किया गया 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पर सर कहीं कहीं 1773 दे रखा है। बिल्कुल, इस साल एक्ट आया है तो ये भी लगा सकते हैं या ये भी लगा सकते हैं। स्थापना 1773 में स्टार्ट हो गया था, काम करना 74 में किया है। सुप्रीम कोर्ट काम करना 1774 में स्टार्ट किया है, लेकिन 1773 में स्थापना वाला कार्य प्रारंभ किया गया था। बिल्डिंग विल्डिंग बनाने का काम किया गया था, प्रोसेस आ गया था। काम करना 1774 में किया, वो भी ठीक है, गलत नहीं है। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। पिट्स इंडिया एक्ट
ये पिट्स इंग्लैंड का पिट्स द यंग प्राइम मिनिस्टर था। पिट्स द यंगर ये इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर था। इसके नाम से पिट्स इंडिया एक्ट आया। पिट्स इंडिया एक्ट की प्रमुख बात यह है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकार को अलग किया गया। क्या क्या काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या क्या काम गवर्नर जनरल करेगा। जयप्रकाश कह रहे हैं सर एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कुछ नहीं था क्या? बिल्कुल था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की तत्काल कमियों को दूर करने का प्रावधान किया गया। बताया गया कि गवर्नर जनरल और जो मेंबर्स हैं उनमें जो डिफरेंसेस हैं उनको दूर करें, आपस में सेटलमेंट करें। तो जो बाद में 3 मेंबर्स आए हैं काउंसिल में, उनके साथ वारेन हेस्टिंग्स ने सेटलमेंट किया था 1781 में, लेकिन उसमें वैसे ही था, कोई रिटर्न में नहीं था। रिटर्न में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया। वही सेटलमेंट पिट्स इंडिया एक्ट में ले आकर के प्रावधान बना दिया। सोनू कुमार कह रहे हैं यस सर यू आर राइट एंड हिस्ट्री गॉड। थैंक यू भाई सोनू। तो सेटलमेंट में बेटा यही था, कोई रिटर्न प्रावधान नहीं था सेटलमेंट में कि ये कि बाद में जो 3 मेंबर्स आए हैं, क्लेवरिंग, मॉनसन, फ्रांसिस के बाद जो 3 मेंबर आए हैं उनके साथ वारेन हेस्टिंग्स ने सेटलमेंट किया, आपस में व्यवस्था करके काम को चलाया और इस सेटलमेंट को स्थायी बना दिया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट का प्रावधान हम आपको बता रहे हैं। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकार को अलग कर दिया गया। दूसरा पॉइंट था पिट्स इंडिया एक्ट का कि 4 की जगह 3 मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में बनाए गए, जिससे यदि गवर्नर जनरल एक मेंबर को अपनी तरफ कर ले तो 2-2 मेंबर हो जाएंगे और 2-2 मेंबर होने पर गवर्नर जनरल को प्रेफरेंस दिया गया। 2-2 मेंबर होने पर उनको प्रेफरेंस दिया गया। जयप्रकाश विजर्ड ऑफ हिस्ट्री एस के यादव सर, थैंक यू भाई। थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करें, थोड़ा कमेंट पर ध्यान चला जाता है तो मैं जो बताता हूं पूरा नहीं हो पाता फिर। ठीक है जयप्रकाश, तो जो बता रहे हैं क्लियर हो रहा है। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा 2-3 कमियां हमने जो बताया इनको हटाया गया। एक तीसरा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, जी ओके थैंक यू, पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि वह हस्तक्षेप की नीति त्याग दे। सोनू सब बताएंगे अगर थोड़ा टाइम दो तो। बिल्कुल 1780 में पहला समाचार पत्र बंगाल गजेट आया था, बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपको बताएंगे। पहले इसका थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है वो बता दें। आप तो आगे आगे सारे बताते चल रहे हैं, इससे अगर हम आपके पॉइंट्स बताएंगे तो फिर सीरियल ऑर्डर गड़बड़ा जाएगा ना। ठीक है, सारा बताएंगे आपको, जब ना बताएं उसके बाद आप कमेंट में लिखना जो पॉइंट ना हो क्लियर, और जितना है हम आपको सारा बता देंगे इसके बारे में। जी तो पिट्स इंडिया एक्ट क्लियर हुआ। सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल के क्षेत्राधिकार को अलग कर दिया गया। क्या क्या काम सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्या क्या काम गवर्नर जनरल करेगा, ये पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा सेपरेट किया गया। दूसरा प्रावधान जो आपको हमने बताया कि 4 की जगह 3 मेंबर गवर्नर जनरल की काउंसिल में अपॉइंट किए गए। तीसरा एक पॉइंट लाया गया कि राज्य हस्तक्षेप नीति का इसमें प्रावधान नहीं था। ब्रिटिश कंपनी को हिदायत दिया गया कि इंडिया में राज्यों के मामले में ब्रिटिश कंपनी हस्तक्षेप ना करे।
नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी को भी प्रावधान बनाया गया था। लेकिन आप जानते हैं स्टार्ट में वारेन हेस्टिंग्स ने कई सारे राज्यों का हस्तक्षेप भी किया था। जैसे अवध स्टेट था, अवध स्टेट एक बफर स्टेट था। बफर स्टेट का मतलब अवध स्टेट से कोई ब्रिटिश कंपनी को खतरा नहीं था, इसलिए अवध स्टेट के इंटरनल मामले में ब्रिटिश कंपनी हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। बट ब्रिटिश कंपनी ने पिछले मैटर को छोड़कर हस्तक्षेप करने लगी थी। और इसके अलावा ये बनारस के राजा चेत सिंह को हटा दिया गया था, एक प्रकार से हस्तक्षेप वाली नीति हो गई। इसके अलावा ब्रिटिश कंपनी अवध के नवाब के बीच में एक सहायक संधि टाइप का हुआ था कि जब कोई राज्य अवध पर हमला करेगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना अवध राज्य की रक्षा के लिए जाएगी, और जब जब रक्षा के लिए जाएगी तो अवध का नवाब ब्रिटिश कंपनी को 25 माने 2.5 लाख रुपया दिया करेगी जब जब कंपनी जाएगी। कहा जाता है कि हाफिज रहमत खान, रोहेलखंड का रोहिल्ला सरदार हाफिज रहमत खान भी इसके अंडर में था। बट वारेन हेस्टिंग की पॉलिसी के कारण अवध स्टेट की जो बफर नेट थी, ब्रिटिश कंपनी की जो बफर नेट थी, काफ़ी गड़बड़ा गई थी। तो ये सारा बताएंगे आपको, लेकिन थोड़ा समय लगेगा क्योंकि थोड़ा टफ टॉपिक है ये। अब आप देखिए 1775 से 1782 तक फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर ये लड़ा गया था। प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध, ये पॉइंट है, दयानंद कुमार शर्मा ने पूछा है। तो ये पॉइंट अगला पॉइंट है। बिल्कुल पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बना था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में बना, इंडिया में नहीं था ये। इंडिया में वारेन हेस्टिंग्स ने बनाया था सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत बना था। अभी आपको बताएंगे वारेन हेस्टिंग का न्यायिक सुधार, जब बताएंगे थोड़ा सा तो उसमें चर्चा करेंगे आपको। 1775 से 1782 तक पहला आंग्ला मराठा युद्ध। अब आप देखिए पहला आंग्ला मराठा युद्ध का कारण क्या था, कॉज क्या था। इसका कारण पेशवा नारायण राव 1773 में मर गया। ये मराठा पेशवा थे, 1773 में इनका देहांत हो गया। देहांत क्या, इनकी हत्या करवा दिया गया। नारायण राव 1773 में इनकी हत्या रघुनाथ राव ने करवाई। रघुबा भी कहते हैं। रघुनाथ राव पेशवा नारायण राव के चाचा थे। रघुनाथ राव या रघुबा स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। 1772 में नारायण राव पेशवा बने, लेकिन 1773 में रघुनाथ राव ने नारायण राव को मरवा दिया और स्वयं को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। लेकिन नाना फडणवीस और 11 मराठा दरबारी रघुनाथ राव को पेशवा स्वीकार नहीं किया, बल्कि नारायण राव की पत्नी से, नारायण राव की पत्नी का नाम गंगाबाई से एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम माधवराव नारायण रखा। नाना फडणवीस प्लस 11 मराठा नोबल्स ने माधवराव नारायण को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। अब आप देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है
कि रघुनाथ राव नारायण राव की हत्या करके स्वयं को पेशवा डिक्लेयर कर दिया। नारायण राव की हत्या के पश्चात इनकी विधवा से गंगाबाई से माधवराव नारायण पैदा हुआ। दयानंद कुमार शर्मा ताराबाई नहीं थी, ताराबाई शाहू की चाची थी। शाहू संभाजी के बेटे थे। कंफ्यूज्ड मत होइए, गलत नहीं बताएंगे। ताराबाई शाहू की चाची, शाहू संभाजी के बेटे। 1707 में शाहू ने अपनी चाची ताराबाई को हराया। 1707 में शाहू ताराबाई को हराकर पेशवा बने थे। ये 1773 की बात है, वो 1707 में थी ताराबाई। इतना लंबा नहीं जी पाएंगी ताराबाई, ये वो नहीं है। ताराबाई राजा राम की विधवा थी, शिवाजी सेकंड की मम्मी थी। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं नारायण राव की पत्नी गंगाबाई, गंगाबाई से माधवराव नारायण पैदा हुआ। नारायण राव की हत्या के बाद पैदा हुआ। नाना फडणवीस और अन्य मराठों ने, जिनको 12 भाई कहते हैं, 12 भाई मिल करके माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। रघुनाथ राव ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बॉम्बे के गवर्नर के पास चले गए। रघुनाथ राव ने 1775 में सूरत की संधि बंबई गवर्नर से कर लिया। सूरत संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रघुनाथ राव को पेशवा मान लिया और रघुनाथ राव ने साले सेठ बैसिन ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। लेकिन नाना फडणवीस प्लस 11 अन्य मराठा दरबारी रघुनाथ राव और ब्रिटिश कंपनी की शर्त को नामंजूर कर दिया। इस घटना के बारे में जब वारेन हेस्टिंग को खबर लगी तो वारेन हेस्टिंग्स ने इंटरफेयर किया। अपना एक गुमास्ता, अपना एक रिप्रेजेंटेटिव गुमास्ते को भेज करके 1776 में पुरंदर की संधि करवा लिया। पुरंदर की संधि के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया। साले सेठ बैसिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैप्चर कर लिया। रघुनाथ राव को खर्चे वगैरह देने का भी प्रस्ताव मान लिया था। बट अब यहां पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है कि सूरत की संधि में रघुनाथ राव को पेशवा बनाना था, पुरंदर की संधि में माधवराव नारायण को पेशवा मान लिया गया। ये दोनों संधियां इंग्लैंड भेजी गईं। इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने सूरत की संधि को मान्यता प्रदान कर दिया, सूरत की संधि को एक्सेप्ट कर लिया, पुरंदर की संधि को कैंसिल कर दिया। अब जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंग्लैंड में सूरत की संधि मान लिया तो सूरत की संधि के हिसाब से रघुनाथ राव का सपोर्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में करेगी। यानी वारेन हेस्टिंग्स अब मराठों से लड़ाई स्टार्ट कर दिया। वारेन हेस्टिंग्स लड़ाई तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप जानते हैं इस लड़ाई में मराठे भारी पड़ रहे थे। वारेन हेस्टिंग्स ने अपनी एक सेना ग्वालियर सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और आप जानते हैं ग्वालियर में, सिंध में महदजी सिंधिया थे। महदजी सिंधिया बड़े ही पावरफुल थे। इन्होंने वारेन हेस्टिंग के द्वारा भेजी गई सेना को ग्वालियर के पास बुरी तरह से हराया। और इसके बाद दक्षिण में बॉम्बे के गवर्नर मराठों से हार रहे थे। बाद में एक दूसरी कुमुक भेजा था वारेन हेस्टिंग्स ने।
और फिर ग्वालियर पर अटैक करवाया था। उस कुमिक ने जो दूसरी बार भेजा, उस कुमुक ने मेहदजी सिंधिया को हरा दिया था और मेहदजी सिंधिया को कहा कि आप समझौता करवा दो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के बीच में आप समझौता करवा दो। तो मेहदजी सिंधिया ने मराठा और ब्रिटिश कंपनी के मध्य में सालबाई की संधि करवाया। सालबाई संधि के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने माधवराव नारायण को पेशवा स्वीकार कर लिया, यानी जो पुरंदर संधि में थी, और रघुनाथ राव को 3.25 लाख पेंशन दे दिया खर्चे वर्चे के लिए, गुजरात में रहने के लिए एक महल दे दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सालेसेट बेसिन मिल गया, यानी कुल मिलाकर के सूरत की संधि को स्वीकार नहीं किया गया। सालबाई संधि मराठों से एक बार ब्रिटिश कंपनी ने मराठों को हराया, यानी पलड़ा मराठों का भारी था, पलड़ा मराठों का ही भारी था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए ब्रिटिश कंपनी ने मेहदजी सिंधिया से कहा कि वो मीडिएट करें। मीडिएशन के बाद 1782 में सालबाई की संधि हुई और सालबाई की संधि में पुरंदर वाली संधि की सारी बातें मान ली गई। तो नुकसान इसमें अंग्रेजों को ज्यादा उठाना पड़ा था, मराठों को कम नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि मराठे जो चाह रहे थे, 12 भाई जो चाह रहे थे, नाना फडणवीस जो चाह रहे थे, मेहदजी सिंधिया जो चाह रहे थे, वही हुआ। जबकि रघुनाथ राव जो चाह रहे थे रघुबा, वो नहीं हुआ। तो इस तरह से पहला एंग्लो मराठा वॉर अगर आप देखें तो मराठे हावी थे, मराठों की बढ़त थी, मराठे अंग्रेजों पर डोमिनेट थे, और 1782 की जो संधि लागू किया उससे मराठों को ही फायदा हुआ, जो मराठे चाहते थे वही हुआ। एक पॉइंट और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जिस समय पहला एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था उस समय इंग्लैंड की एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी अमेरिका में 13 कॉलोनीज थी इंग्लैंड की, 13 कॉलोनीज इंग्लैंड में। इन 13 की 13 कॉलोनीज में वार ऑफ इंडिपेंडेंस चल रहा था, शायद आप पढ़े हों। अमेरिका का फ्रीडम स्ट्रगल, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1773 में स्टार्ट हुआ था, 1773 में स्टार्ट हुआ था। अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के समय एक घटना हुई थी, बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन टी पार्टी की घटना। बोस्टन अमेरिका में एक बंदरगाह है। इस बंदरगाह पर चाय की पेटियों से लदी कई जहाजें खड़ी थीं। कुली क्रांति में शामिल हो गए थे, कुली स्ट्राइक पर चले गए थे, इसलिए चाय की पेटियों को उतारा नहीं गया था। चाय की पेटियों से लदी कई जहाजें बोस्टन बंदरगाह पे खड़ी थी। बेटे क्रांतिकारी कुली के भेष में आए और बोस्टन बंदरगाह पर खड़े जहाजों पर चढ़ गए। चाय की पेटियां उतारने के बजाय इन चाय की पेटियों को समुद्र में फेंक दिया और इन चाय का आनंद मछलियों ने उठाया, इसलिए इसको बोस्टन टी पार्टी की घटना कहते हैं। कई बार ये प्रश्न पूछा गया बेटे कि बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वार ऑफ इंडिपेंडेंस में हुआ था? तो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस में। इसलिए याद रखें, जब इंडिया में फर्स्ट एंग्लो मराठा युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों की स्थिति बड़ी नाजुक थी इंडिया में, और अमेरिका जैसी कॉलोनी 13 कॉलोनी अमेरिका में फ्री हो रही थी। इसीलिए 1775 से 1782 के टाइम पीरियड को ब्रिटिश कंपनी के लिए डार्क एज कहा गया है, अंधकार युग कहा गया है। हदीश आलम गुरुजी आई एम न्यू पीडीएफ दे दीजिए प्लीज। मैंने पीडीएफ डाउनलोड करवा दिया। हदीश जी, कार्तिक श्रीवास्तव गुड इवनिंग, अरुण प्रसाद गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भाई, पीडीएफ डाउनलोड हुआ है, एक बार ऑफिस में कॉल करके पूछ लीजिए, पीडीएफ हमने दे दिया है सारा। तो ये सारी बातें हमने जो बताया बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, लेकिन 2-3 संधियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लड़ाई से पहले 1775 में
द ट्रीटी ऑफ सूरत। यानी सूरत की संधि बेहद इंपॉर्टेंट है ये। और यह संधि हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रघुबा के बीच में। रघुनाथ राव भी कहते हैं। और इसके बाद 1776 में द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, यानी पुरंदर की संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं मराठों के बीच में। मराठा में महदजी सिंधिया वगैरह सारे थे, नाना फडणवीस भी थे। और इसके अलावा पुरंदर की संधि में माधवराव नारायण को पेशवा बनाने की बात को स्वीकार किया गया था। बट याद रखें, ये सूरत की संधि बॉम्बे के गवर्नर के द्वारा और ये बंगाल के गवर्नर के द्वारा इस संधि में इनको पेशवा बनाने की बात स्वीकार किया गया। इसमें माधवराव नारायण को पेशवा बनाने की बात माना गया। दोनों संधियां इंग्लैंड गईं। इंग्लैंड की बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको सही कर दिया जिसमें इसको पेशवा बनाना था, इसलिए ये कैंसिल कर दिया, इसमें इसको माधवराव पेक को पेशवा बनाना था। इसीलिए इंडिया में ये लड़ाई स्टार्ट हुई। अब आप देखें, एक लड़ाई के समय में एक और संधि हुई थी 1779 में, ट्रीटी ऑफ वडगांव की संधि। वडगांव की संधि ये भी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड मराठास के बीच थी। वडगांव की संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मराठों के बीच, यानी लड़ाई के दरमियान हुआ था ये समझौता। लड़ाई के दरमियान बॉम्बे के गवर्नर और मराठों के बीच हुआ, जिसमें बॉम्बे के गवर्नर ने कई शर्तें मान लिया। बाद में जब वारेन हेस्टिंग्स की एक बटालियन, एक क्या दो बटालियन, 2 बार जब ग्वालियर के सिंधिया पर हमला किया, तो उसके बाद ग्वालियर के सिंधिया ने वडगांव की संधि को कम करवा दिया और 1782 में सालबाई की संधि करवाया। हदीस आलम जी कह रहे हैं, सर जो पीडीएफ आप पर है, नाम आपका पीडीएफ पुराने वाले सर का है। भाई देखो क्या है इसमें। अब ये मैंने कहा था हमारा वाला डाउनलोड करेंगे, हो सकता है देख लो, वही ना हो नाम बदल गया हो, नाम चेंज हो गया होगा। देख लीजिए एक बार, मैनेजमेंट से बात कर लो बेटे। तो ये, और इसके बाद ये संधि सबसे इंपॉर्टेंट है 1782 में, द ट्रीटी ऑफ सालबाई, यानी सालबाई की संधि। सालबाई की संधि, और यह संधि बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश कंपनी एंड मराठास के बीच में थी। यही संधि सबसे इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ाते हैं। अब आप अगला पॉइंट देखें। 1780 से 84 सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, दूसरा आंग्ला मैसूर युद्ध,
ये लड़ाई बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड हैदर अली के बीच में थी। जब हैदर अली मर गए तो इनका बेटा टीपू सुल्तान इसको जारी रखा। तो हैदर अली, टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली का देहांत हो गया था। बीमारी की वजह से हैदर अली मर गए, तो यहां से युद्ध को टीपू सुल्तान जारी रखा। यहां से टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखा था इनके देहांत के बाद। इस लड़ाई में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि निजाम ऑफ हैदराबाद ये ब्रिटिश कंपनी का साथ दे रहे थे और मराठे लड़ाई में हार गए थे, तो मराठा ये भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गए थे। ये दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दे रहे थे। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां यही है कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदराबाद का निजाम और मराठे हैदर अली का साथ दिया था। इस तरह से फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में हैदर अली जीत गए थे, लेकिन सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में हैदराबाद का निजाम और मराठे ये हैदर अली का साथ छोड़ दिए थे, टीपू सुल्तान का साथ छोड़ दिए थे, बल्कि अंग्रेजों की तरफ इनका झुकाव था। इसलिए सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान को हराया। और टीपू सुल्तान हार तो गए वैसे, लेकिन कहा जाता है कि टीपू सुल्तान भी लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके थे, ब्रिटिश कंपनी भी परेशान हो गई थी, इसलिए दोनों समझौता कर लिए। 1784 में 1784 में मंगलौर की संधि हुई। 1784 में मंगलौर की संधि, 1784 में द ट्रीटी ऑफ मंगलौर। मंगलौर कर्नाटक में है ये मंगलौर की संधि। ये समझौता हो गया और ये समझौता बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। इस संधि द्वारा कई क्षेत्र टीपू सुल्तान को ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा। मद्रास की संधि के द्वारा हैदर अली ने अंग्रेजों से तमाम क्षेत्रों को अपने अंडर में कर लिया था, लेकिन इस समझौते के द्वारा टीपू सुल्तान को कुछ क्षेत्र छोड़ने पड़े और टीपू सुल्तान को हिदायत दिया गया कि वे फ्रांसीसी वगैरह से संपर्क न करें या वे इंडिया में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ कुचक्र न रचें, षड्यंत्र न रचें। इनको हिदायत दिया गया क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हैदर अली कई षड्यंत्र रच रहे थे। तो इस तरह से आगे तीसरी लड़ाई में हम आपको बताएंगे। अगले पॉइंट में आप देखें 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की अंग्रेज था ये। इसी ने इंडिया में बंगाल गजेट नामक पहला न्यूज़पेपर निकाला था। इंडिया में बंगाल गजेट इंग्लिश में छपने वाला ये पहला समाचार पत्र है। फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में बंगाल गजेट है और इस न्यूज़पेपर को जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में प्रकाशित किया था। हालांकि बाद में इस पर वर्नाकुलर प्रेस टाइप का एक्ट लाया गया, प्रेस अधिनियम लाया गया, इस न्यूज़पेपर को बंद भी करना पड़ा था। जेम्स अगस्टस हिक्की पर बैन भी लगाना पड़ा था। जेम्स अगस्टस हिक्की ने इस समाचार पत्र में ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ कई चीजें छाप दिया था, इसलिए इनको विरोध का सामना भी करना पड़ा, बैन भी लगाया गया था इस पे। हालांकि पहला न्यूज़पेपर था इंडिया में ये, लेकिन हिंदी में छपने वाला पहला समाचार पत्र, यदि ऐसा कोई प्रश्न हो तो हिंदी में है उदंत
मार्तंड। ये आया था 1826 में। 1826 में इसको प्रकाशित किया था जुगल किशोर ने। ये भी बंगाल में पब्लिश हुआ था। उदंत मार्तंड इंडिया में हिंदी में छपने वाला पहला न्यूज़पेपर है। बिल्कुल, उदंत माने बिना दांत वाला, मार्तंड माने सूर्य भगवान। तो फर्स्ट न्यूज़पेपर हिंदी का यही है। बाद में तमाम न्यूज़पेपर आने लगे, वीकली आने लगे, मंथली आने लगे, लेकिन फर्स्ट न्यूज़पेपर बंगाल गजेट है। हिंदी का फर्स्ट जुगल किशोर ने प्रकाशित किया, उदंत मार्तंड। वारेन हेस्टिंग के शासनकाल में 1784 में सर विलियम जोन्स इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये गठन किया था इन्होंने। मराठा मैसूर बांग्ला डायनेस्टी हो गया सर। मराठा मैसूर बांग्ला डायनेस्टी हो गया सर, मतलब क्या कहना चाहते हैं? साउंड इको हो रहा है, आप ना उसको फिर से स्टार्ट करिए। आशुतोष चौबे जी, हेलो सर, हिस्ट्री याद करने का कुछ रूल बताएं। बिल्कुल, पढ़ते रहिए, जितनी बार पढ़ेंगे उतने पॉइंट्स याद हो जाएंगे। एक बार पढ़ने और सुनने से नहीं होगा। हेलो सर प्लीज रिप्लाई। आशुतोष क्या पूछ रहे हैं, बता तो दिया। बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए। आपके पास तो इतनी फैसिलिटी दे दिया गया है, हम लोगों के टाइम में ये फैसिलिटीज़ नहीं थी। इन वीडियोस को बार बार सुनिए, खाना खाने के बाद सुनिए, सोने से पहले सुनिए, 3-4 बार सुनिए एक दिन में, सारा हिस्ट्री याद हो जाएगा। एक बार हिस्ट्री याद हो गया तो भूलेगा नहीं जल्दी, अगर प्रैक्टिस में रहोगे तो। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को बार बार सुनिए, कम से कम एक वीडियो 10-10 बार सुनिए। देखिए याद ना हो जाए तब बताना आप। तो ये एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इन्होंने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी बनाया था और इसका काम सोशल टाइप का था। समाज में लोगों का उत्थान भी करना था, प्लस एशिया के लोगों को यूरोप के लोगों से जोड़ना भी था, इनमें कुछ फैलाना भी था अपना ईसाई वगैरह। हिस्ट्री के लिए बताया आशुतोष। आप इस वीडियो को, हिस्ट्री की वीडियो को बार बार सुनिए, कम से कम एक वीडियो 10 बार सुनिए। और एक वीडियो अगर 10 बार सुनेंगे तो आपको सारी बातें याद हो जाएगी। फिर इसके बाद हमसे पूछिएगा याद हुआ या नहीं। चलिए, वारेन हेस्टिंग्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने इंडिया में जुडिशियल रिफॉर्म्स किया था। जुडिशियल रिफॉर्म्स, न्यायिक सुधार भी किया था। वारेन हेस्टिंग के समय में इंडिया में न्यायिक सुधार भी किया गया था। विलियम जोन्स अंग्रेज था बेटे। विलियम जोन्स पढ़ा लिखा था, इंटेलिजेंट था। विलियम जोन्स एक इंग्लिशमैन था। इंडिया में इसने एशियाटिक सोसाइटी बनाया। एशिया के लोगों को वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन इत्यादि से जागरूक कराया। बाद में बॉम्बे सोसाइटी बनाया और मद्रास में भी ले गया, वहाँ भी बनाया। तो मकसद इसका यही था कि लोगों को क्रिश्चियनिटी की तरफ फोल्ड किया जाए, लोगों को वेस्टर्न कल्चर के बारे में बताया जाए, जिससे लोग वेस्टर्न कल्चर से प्रभावित हों और एशिया के लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना बेस माने। जुडिशियल में देखिए, आमिल्स होता था। इसमें इंडियन होता था। आमिल्स इंडियन बनाया जाता था। आमिल्स के ऊपर बेटे रजिस्ट्रार होता था। रजिस्ट्रार,
रजिस्ट्रार ये यहां से इंग्लिश जज होता था, आमिल्स तक तो इंडियन जज यहां तक था। 50 रुपए के नीचे के मामले आमिल्स देखता था। आमिल्स के ऊपर रजिस्ट्रार होता था, रजिस्ट्रार अंग्रेज जज होता था। इसके ऊपर बेटे जुडिशियल रिफॉर्म्स में इसके ऊपर आप देखें, तो रजिस्ट्रार के ऊपर चलते हैं। रजिस्ट्रार के ऊपर कौन होता था? यहां कलेक्टर होता था, कलेक्टर्स। और ये भी इंग्लिश जज होता था। कलेक्टर्स के पास दो दो मैटर्स थे। कलेक्टर एक तो सिविल जज भी होता था, यानी रेवेन्यू मामला भी देखता था, दूसरा क्रिमिनल मामले भी देखता था। कलेक्टर वाला पोस्ट पहली बार ऐसा किया गया जब इसमें रेवेन्यू का मामला भी दे दिया, प्लस इसमें फौजदारी मामले भी दे दिए। कलेक्टर्स के ऊपर जिला अदालतें होती थी बेटे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और इसके ऊपर प्रोविंशियल कोर्ट होती थी, प्रांतीय अदालतें। और इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालत होती थी। सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत होती थी। इसके ऊपर प्रोविंशियल कोर्ट और इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत होती थी। और सबसे टॉप पर किंग इन काउंसिल होता था। तो इस तरह से अगर आप देखें तो आमिल्स इंडियन जज होता था। आमिल्स के ऊपर रजिस्ट्रार 50 रुपए तक के ऊपर के मामले देखता था, और इसके ऊपर कलेक्टर्स दोनों मामले देखता था। कहीं कहीं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दिया है, कहीं कहीं नहीं दिया है, डायरेक्ट प्रोविंशियल अदालत दिया है। और इसके ऊपर सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत, यहां से मामले दोनों अलग अलग हो जाते थे। सदर दीवानी अदालत में रेवेन्यू मामला जाता था, सदर निजामत अदालत में क्रिमिनल मामले जाते थे। एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है यहां पर, पहली बार सदर दीवानी अदालत, सदर निजामत अदालत का गठन वारेन हेस्टिंग ने किया था। और इसके ऊपर अगर मामला था तो वो किंग इन काउंसिल, यानी राजा अपनी परिषद के साथ सुनता था। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में कौन से मामले जाते थे? यदि बंबई मद्रास का कोई मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट सुनता था। बंगाल बंबई के बीच कोई मामला हो तो सुप्रीम कोर्ट सुनता था। या मद्रास बंगाल के बीच में कोई मामला हो, सुप्रीम कोर्ट सुनता था। तो सुप्रीम कोर्ट तीनों प्रेसिडेंसीज के मामले सुनता था। ये जो आपको बताए हैं सिस्टम, ये बंगाल में था। आमिल्स के ऊपर रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के ऊपर कलेक्टर, कलेक्टर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट के बाद प्रोविंशियल अदालतें, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये प्रोविंशियल अदालतें थीं। और इसके ऊपर सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत। एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि सदर दीवानी, सदर निजामत अदालत का गठन किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने किया है। तो इस तरह से वारेन हेस्टिंग का ये जुडिशियल रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके बाद हम आपको बताते हैं, वारेन हेस्टिंग्स इंडिया से जब वापस गया तो वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, इम्पीचमेंट का मुकदमा चला था।
इस इम्पीचमेंट वारेन हेस्टिंग्स, इस पर इम्पीचमेंट का मुकदमा चलाया गया था। कहां पर? ब्रिटिश पार्लियामेंट में। वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश संसद ने महाभियोग का मुकदमा चलाया और वैसे ये मुकदमा 1791 में स्टार्ट हुआ था, 92 में तक चला था। ये मुकदमे का कौन कौन से केस थे? तो केस ऑफ बेगम्स ऑफ अवध, यानी अवध की बेगमों का केस। दूसरा था केस ऑफ नंद कुमार, यानी नंद कुमार का केस। केस ऑफ राजा चेत सिंह, राजा चेत सिंह का केस, ये वाराणसी के राजा थे। तो यही 3 केसेस थे जिनकी वजह से महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। बेगम्स ऑफ अवध, केस ऑफ नंद कुमार और ये केस ऑफ राजा चेत सिंह, 3 केस की वजह से ये मुकदमा इम्पीचमेंट का चला। लेकिन रिजल्ट आने से पहले ही वारेन हेस्टिंग्स ने सुसाइड कर लिया था। रिजल्ट जब आया तो इसको क्षमा कर दिया गया था। तो इस तरह वारेन हेस्टिंग पहला ऐसा गवर्नर जनरल जिस पर इम्पीचमेंट का मुकदमा चला और इसने सुसाइड कर लिया था। रिजल्ट आने के बाद इसको क्षमा कर दिया गया था। वारेन हेस्टिंग के जाने के बाद, वारेन हेस्टिंग के पश्चात मैकफर्सन गवर्नर बना था। मैकफर्सन, ये मैकफर्सन को गवर्नर बनाया गया, लेकिन 1785 में कार्यवाहक गवर्नर था ये बेटे। मैकफर्सन के बाद नेक्स्ट जो आया, वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो आया, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आया था। नेक्स्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक था ये। तो नेक्स्ट गवर्नर मैकफर्सन कार्यवाहक गवर्नर था। मैकफर्सन के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस फुल फ्लेज गवर्नर बनकर आया। मैकफर्सन कार्यवाहक गवर्नर के रूप में आया था। निशांत कुमार सर, बाकी स्टेट का मुकदमा कहाँ चलता था? बेटे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में 3 प्रेसिडेंसी थी, उनके बारे में जो हमने बताया ये उनके लिए था। बाकी स्टेट का, जैसे मान लीजिए मराठा स्टेट है तो मराठों का अपना सिस्टम था, चूंकि पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा अंग्रेजों को इंडियन स्टेट के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया गया था। इसलिए बाकी स्टेट के मामले ब्रिटिश कंपनी नहीं चला सकती थी। जो स्टेट ब्रिटिश कंपनी के अंडर में थे, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, इन्हीं के मामले ब्रिटिश कंपनी देखती थी, इनके अपने जज देखते थे। बाकी जो इंडियन स्टेट थे, जैसे कहीं मराठे थे, कहीं टीपू सुल्तान था, कहीं निज़ाम थे, कहीं अवध के नवाब थे, इनके स्टेट के मामले ये लोग खुद ही देखते थे। 1857 के पहले में इंडिया में कई तमाम स्टेट थे, इंडियन स्टेट्स। 1857 की क्रांति के पश्चात भी इंडिया में तमाम प्रिंसली स्टेट थे। ठीक है। हवाई सिंह सर, आपके मार्गदर्शन से मुझे एक दिशा मिली है, बताएं बेटे कौन सी दिशा पा गए आप? तो चल रहे आगे, हम अब कॉर्नवालिस के बारे में बताएंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसमें कोई डाउट्स हैं पूछें आप। नेक्स्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस। दयानंद कुमार मैकफर्सन
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। मैकफर्सन एक्टिंग गवर्नर था, इसके काल में कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ज्यादा दिन नहीं रहा, 2-3 महीने रहा। डिसीजन फुल फ्लेज गवर्नर ही ले सकता था, जो पार्ट टाइम गवर्नर होते थे कोई निर्णय नहीं ले सकता था। तो आप इस पर आए, और ये इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस बेटे इंडिया में आने से पहले अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में शामिल हुआ था। अमेरिका में जो फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था, उस फ्रीडम स्ट्रगल में लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ के पोस्ट पर रह चुका था। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इसने वहां की क्रांतियों को दबाया भी था, तो कॉर्नवालिस को बड़ा एक्सपीरियंस था। इसी वजह से इसको इंडिया में 1786 में 1786 में गवर्नर जनरल बना के भेजा गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्पेशली इसलिए भेजा गया कि वो इंडिया जाए और इंडिया में कोई रेवेन्यू सुधार करे। इसको इंडिया में भेजने का मेन उद्देश्य यही था कि इंडिया में रेवेन्यू रिफॉर्म्स नहीं था, इंडिया में एक रेवेन्यू रिफॉर्म्स के लिए इसको भेजा गया। और आप जानते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक रेवेन्यू रिफॉर्म्स लाया भी गया, जिसका नाम है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को हिंदी में स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है, या इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहा गया है। तो हम इसकी चर्चा भी करेंगे थोड़ी देर में। कुछ इसके बारे में और बता देते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया में आया, इसकी एक पॉलिसी थी कि भारतीय राज्यों के साथ हस्तक्षेप न करें, नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी विद इंडियन स्टेट्स। याद रखें, ऐसा गवर्नर जनरल इस पॉलिसी के साथ इंडिया में आया कि भारतीय राज्यों के साथ हस्तक्षेप न करें, लेकिन फिर भी कॉर्नवालिस को इंडियन स्टेट के साथ हस्तक्षेप करना जरूरी था, करा भी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को आईसीएस का जनक कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में आके कई सुधार किया। जैसे इसने भी न्यायिक सुधार किया, इसने रेवेन्यू में सुधार किया, इसने वाणिज्य में सुधार किया, इसने इंडिया में पुलिस रिफॉर्म्स लाया, पुलिस सेवा लाई पहली बार, और इसने सिविल सेवा भी रिकमेंड किया। इसके रिकमेंडेशन पर आईसीएस परीक्षा इंडिया में होने लगी थी। अभी नहीं हुई आईसीएस परीक्षा, 1853 से आईसीएस परीक्षा इंग्लैंड में प्रारंभ किया गया है। बिल्कुल हरेंद्र यादव जी सही कह रहे हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अपनी सरकार को, अपनी कंपनी के डायरेक्टरों को बताया, क्या बताया जानते हैं? इसने डायरेक्टरों को कहा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के रिश्तेदार इंडिया में उच्च पदों पर अपॉइंट कर दिए जाते हैं और ये उतने योग्य नहीं होते हैं। इंडिया में इनकी निर्णय लेने की क्षमता निल होती है, क्योंकि ये उतने योग्य ही नहीं है, तो निर्णय क्या लेंगे। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वेस्ट किया कि इंग्लैंड में एक परीक्षा करवाएं आईसीएस टाइप का, जिसमें कॉवेनेंटेड पोस्ट पर अपॉइंट करने के लिए सिलेक्टेड कैंडिडेट को इंडिया में भेजें। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के रिकमेंडेशन पर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के कहने पर इंग्लैंड में आईसीएस परीक्षा स्टार्ट हुई, लेकिन इस समय नहीं स्टार्ट हुई, 1853 में। So, sir, I told you aim taken history optional in state civil services West Bengal. Please provide your contact. So मैं दे दूंगा, लेकिन अभी तो ये पढ़ो जो बता रहे हैं। मैं तो यहाँ अवेलेबल हूँ आपके बैचेस में, ठीक है। बाकी यहाँ मैनेजमेंट से कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ आप। सो कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। पढ़ाने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, थोड़ा कमेंट लिखते हैं तो कमेंट देखना पड़ता है। अनिल कुमार दास, मेरा हिस्ट्री बहुत ही कमज़ोर था और जब से टाइम्स कोचिंग का प्लेटफॉर्म मिला तब से मैं बहुत ही खुश हूँ। हाँ बेटे बिल्कुल, थैंक यू सर। ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए, ऑप्शनल हिस्ट्री वेस्ट बंगाल के लिए
उसके लिए हम आपको बुक्स बता देते हैं, बुक्स ले लो, उसको स्टडी करो। हिंदी या इंग्लिश मीडियम में? हिंदी, वो हिंदी या इंग्लिश में? सिलेबस कब तक होगा? इंग्लिश में बता देंगे बेटे, सिलेबस हो जाएगा बहुत जल्द। इंग्लिश में अगर लेना हो तो एंशियंट हिस्ट्री में बड़ी फेमस किताब है डी.एन. झा एंड श्रीमाली। मेडिवल हिस्ट्री में इंग्लिश मीडियम में फेमस किताब है सतीश चंद्रा। और मॉडर्न हिस्ट्री में इंग्लिश में फेमस किताब है बिपिन चंद्रा और सुमित सरकार। साउथ इंडियन हिस्ट्री में नीलकंठ शास्त्री ले लो। साउथ इंडियन हिस्ट्री में नीलकंठ शास्त्री। यदि वेस्ट बंगाल पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री आती है तो एल मुखर्जी, वर्ल्ड हिस्ट्री की एल मुखर्जी ले लो। इन बुक्स के अलावा 11th 12th की एनसीईआरटी ले लो, इतने में काम हो जाएगा। हिंदी मीडियम में भी लगभग ये किताबें आती हैं, जैसे बिपिन चंद्रा हिंदी में भी आती है, हरिश्चंद्र वर्मा मेडिवल में आती है, सुमित सरकार भी हिंदी में आती है, डी.एन. झा श्रीमाली हिंदी में आती है ना, तो लगभग ये हिंदी में भी आती हैं। इतनी किताबें पर्याप्त है स्टेट लेवल में। यूपीएससी में कम है लेकिन स्टेट लेवल में पर्याप्त किताबें हैं। तो चलें आगे देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में कई रिफॉर्म्स किया है, जुडिशियल रिफॉर्म्स किया है, यानी न्यायिक सुधार किया। कैसे? इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को बताया कि जितने भी वर्कर्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उनकी सैलरीज बहुत कम है। तो कॉर्नवालिस ने इंडिया में आकर के सबसे पहला काम यही किया कि कंपनी के वर्कर्स की सैलरी बढ़वाने की सिफारिश किया। कारण कि सैलरी कम होने से ये वर्कर्स ब्राइब लेते थे, रिश्वत लेते थे, इसलिए इनकी इतनी सैलरी करवा दो जिससे कि वे ब्राइब ना लें। तो पहला काम इसने यही किया कि आ करके इंडिया में वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज करवाई। अब इसमें जजेस की पेमेंट भी है, जजेस की पेमेंट को भी बढ़वाया, जिससे जजेस ब्राइब लेकर न्याय न करें, क्योंकि उतनी कम सैलरी में इंडिया में रहकर उनका परिवार वे लोग खुश नहीं थे। तो पहला कदम इसका यही था। और एक बात इसने किया जुडिशियल रिफॉर्म्स में, कलेक्टर्स को कहा कि केवल लैंड टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करवाएं। कलेक्टर्स से रिवेन्यू मामले दे दिए गए, बाकी कलेक्टर्स से निजामत मामले छीन लिए गए। कलेक्टर के पास क्रिमिनल पावर भी थी, वॉरेन हेस्टिंग ने क्रिमिनल पावर भी दिया था, लेकिन कॉर्नवालिस ने कलेक्टर को रेवेन्यू दे दिया और क्रिमिनल मामले छीन लिया। एक सुधार और इसने किया जुडिशियल में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसने क्या किया? प्रोविंशियल कोर्ट को हटा दिया, उसकी जगह पर सर्किट कोर्ट का गठन किया। सर्किट कोर्ट का मतलब चलती फिरती अदालतें। ये अदालतें अपने अपने क्षेत्र में जाकर के निर्णय किया करती थी और पूरे एरियाज को 5 क्षेत्रों में, 5 जोन में डिवाइड किया गया था। तो इस तरह ये चलती फिरती अदालतें अपने अपने जोन में जा कर के न्याय करती थी। तो ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सर्किट कोर्ट लाया, कलेक्टर्स के क्रिमिनल पावर को छीन लिया गया, कलेक्टर केवल रेवेन्यू मामले देखेगा। बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स किया इसने, यानी ईमानदारी से काम करवाने के लिए इसने सैलरी बढ़वाई और स्वयं ईमानदारी से इंडिया में काम किया। इसकी पॉलिसी हमने स्टार्ट में बताया कि नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी थी, अहस्तक्षेप की नीति, लेकिन फिर भी इसको हस्तक्षेप करना पड़ा। बाकी हमने इसको बताया पुलिस रिफॉर्म्स लाया। पुलिस रिफॉर्म्स इसने देखा कि जब सेना लड़ाई में व्यस्त हो जाती थी तो आंतरिक मामले संभालने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे इंडिया में
छोटी मोटी झड़पें हो जाती थी या विद्रोह हो जाता था। इस मामले को टैकल करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इंडिया में पहली बार पुलिस रिफॉर्म्स लाया, यानी पुलिस व्यवस्था लाया। यानी अगर ऐसा पूछा जाए कि इंडिया में पुलिस व्यवस्था सबसे पहले किसने लाया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लाया। ये पुलिस होमगार्ड की तरह काम करते थे, होमगार्ड की तरह कार्य करते थे। आज जैसे होमगार्ड हैं, पुलिस उस समय होमगार्ड की तरह काम करती थी, सेना लड़ाई लड़ती थी। तो ये व्यवस्था भी इसने लाया। लेकिन सिविल सेवा वाली परीक्षा जो आप अभी बताए थे, सिविल सेवा परीक्षा को इसने सिफारिश किया है, लेकिन लागू बाद में किया गया है। 1853 में सिविल सेवा परीक्षा लंदन में स्टार्ट हुई है। आईसीएस परीक्षा 1853 में लंदन में स्टार्ट हुई। इसमें इंडियन शामिल नहीं किए जाते थे, केवल इसमें यूरोपियन अंग्रेज ही शामिल होते थे। जो आईसीएस परीक्षा पास करता था उसको फिर कॉलोनीज में भेजी जाती थी, इंडिया में भेजी जाती थी। आईसीएस का फुल फॉर्म इनिशियली प्रारंभ में आईसीएस की फुल फॉर्म थी इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज। बाद में इसका फुल फॉर्म चेंज कर दिया गया, इंडियन सिविल सर्विसेज रखा गया, तब जब इंडियन इसमें शामिल होने लगे। और सिविल सेवा परीक्षा में इंडियन 1862 से शामिल हुए हैं। 1861 के काउंसिल एक्ट के द्वारा इंडियन को आईसीएस परीक्षा में बैठने की परमिशन दिया गया और 1862 में पहली बार इंडियन इस परीक्षा में बैठे। और पहला इंडियन तो आप शायद जानते हो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पहले इंडियन थे जो इस परीक्षा में बैठे परंतु फेल हो गए। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले इंडियन हैं जो इस परीक्षा को पास किए थे। तो इस तरह से आईसीएस परीक्षा लंदन में 1853 में स्टार्ट हुआ। हाँ, आईसीएस का जनक किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इसी ने सिफारिश करवाया, इसलिए आईसीएस का जनक कहलाता है। तो इस तरह से लॉर्ड कॉर्नवालिस की इंटरफियरेंस पॉलिसी यानी अहस्तक्षेप की नीति, नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी, नॉन इंटरफियरेंस पॉलिसी, अहस्तक्षेप की नीति थी। लेकिन दो लड़ाई लड़ना पड़ा इसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। एक लड़ाई इसमें तो इसने एक लड़ाई लड़ा है, एक तो देखें 1790 से 92 तक, थर्ड एंग्लो मैसूर वार, तीसरा आंग्ला मैसूर युद्ध। और ये लड़ाई थी बिटवीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टीपू सुल्तान के बीच में। कॉर्नवालिस लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन विवश होकर इस लड़ाई को उसको लड़ना पड़ा। विवशता क्या थी कि टीपू सुल्तान सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हारने के बाद मंगलौर की संधि कर लिया था, जिसमें टीपू सुल्तान कुछ क्षेत्र दिए, कई सारी बाउंडेशंस को फॉलो किया। 1790 से पहले टीपू सुल्तान ने फ्रांस अधिकारियों को, फ्रेंच ऑफिसर्स को अपने स्टेट में इनवाइट करता, अपनी सेना को वेस्टर्न पैटर्न पर ट्रेनिंग दिलवाता, पश्चिमी प्रणाली में ट्रेनिंग दिलवाता और फ्रांसीसियों से हथियार भी लेता। अब अंग्रेज इस बात को बुरा मानने लगे। अंग्रेजों ने यह कहना स्टार्ट किया कि टीपू सुल्तान फ्रांसीसियों से संपर्क न रखे, फ्रांसीसियों से अपनी सेना को ट्रेनिंग न कराएं, फ्रांसीसियों को इंडिया में बुला के अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र न रचवाए। फ्रांसीसी इंडिया में किसी स्टेट में आते, स्टेट की पुलिस को ट्रेन करते, सेना को ट्रेन करते, जिससे अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जाता। फ्रांसीसी भी चाहते थे कि टीपू सुल्तान के द्वारा वह अंग्रेजों से बदला ले सकें। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्ट से करने लगा था। नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रॉमिस किया था कि वह इंडिया आएगा और अंग्रेजों को हराएगा, टीपू सुल्तान को हिंदुस्तान का किंग बनाएगा।
ऐसे उलझ गया कि वह इंडिया नहीं आ पाया, और उससे पहले टीपू सुल्तान का काम तमाम हो गया था। तो 1790 से 92 में जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार लड़ा गया, उसका मुख्य कारण अगर पूछा जाए तो टीपू सुल्तान का फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच गवर्नमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस, नेपोलियन के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस। और एक बात बड़ा इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, अनिल कुमार दास, जयप्रकाश सर, साउंड प्रॉब्लम हो रही है। यहां तो ठीक है बेटे। अनिल कुमार दास कह रहे हैं प्लीज चेक द साउंड। सर साउंड कभी कभी दब जा रहा है, प्लीज चेक द साउंड। बेटे अब यहाँ ठीक हो गया है, अब सही है, चलिए ठीक है, फिर से बता देते हैं। तो ये थर्ड एंग्लो मैसूर वार का मेन कारण यही था बेटे कि टीपू सुल्तान नेपोलियन से पत्र व्यवहार करने लगा, फ्रेंच ऑफिसर्स को अपने यहाँ इनवाइट करने लगा, फ्रेंच अधिकारियों से अपनी सेना को ट्रेनिंग दिलाने लगा। तो रीजन यही था बेटे इसके खिलाफ। अब इस लड़ाई में देखें, टीपू सुल्तान लड़ा, टीपू सुल्तान हार गया और फिर से समझौता कर लिया 1792 में। ये फिर से समझौता किया, द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम, यानी श्रीरंगपट्टम की संधि। ये टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टम या श्रृंगापट्टम। एक बार प्रश्न पूछा गया सिविल में, टीपू सुल्तान की कैपिटल का नाम बताएं। श्रीरंगपट्टम, मैसूर की राजधानी। तो टीपू सुल्तान हार गया और श्रीरंगपट्टम की संधि कर लिया। श्रीरंगपट्टम की संधि बड़ी ही अपमानजनक संधि थी। इस संधि द्वारा टीपू सुल्तान को अपने स्टेट का आधा भाग यानी मैसूर का आधा भाग ब्रिटिश कंपनी को देना पड़ा और कई शर्तें मानना पड़ा कि अब फ्यूचर में कभी भी वह फ्रांसीसियों को इनवाइट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी इनवाइट करने लगा था। श्रीरंगपट्टम की संधि बेहद अपमानजनक संधि थी। टीपू सुल्तान आधा राज्य कंपनी को दे दिया, ब्रिटिश कंपनी को दे दिया, कई शर्तें स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी टीपू सुल्तान आगे फ्रांसीसियों को इनवाइट करता रहा। इवन टीपू सुल्तान आगे जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया। जैकोबियन क्लब इसको नेपोलियन बोनापार्ट ने स्टार्ट किया था, तो जैकोबियन क्लब का मेंबर भी बन गया था। तो इस तरह से थर्ड वाला कॉर्नवालिस के समय लड़ा गया था। कॉर्नवालिस ने टीपू को बुरी तरह से हराया। तो अगली क्लास में हम कॉर्नवालिस का जमींदारी सिस्टम बताएंगे, आज नहीं नेक्स्ट क्लास में, यानी कल जमींदारी सिस्टम हम आपको कल बताएंगे। या इसको इस्तमरारी प्रथा भी कहते हैं। एक नाम इसको और देते हैं परमानेंट सेटलमेंट। भू राजस्व, कर का स्थायी बंदोबस्त। तो ये 1793 में 1793 में आया था।
परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड टैक्स रेवेन्यू। निशांत कुमार कार्नवालिस जनता की भलाई के लिए थोड़ी लाया था। उसने देखा कि इंडिया में जब सेना युद्ध में इन्वॉल्व हो जाती थी तो उस समय होमगार्ड जैसी कोई पुलिस नहीं थी, इसलिए होमगार्ड जैसी व्यवस्था बनाने के लिए, शांति बनाने के लिए ये पुलिस व्यवस्था लाया। अपने फायदे के लिए लाया, मैंने अंग्रेजों के फायदे के लिए था, पब्लिक वेलफेयर के लिए थोड़ी था। इंडियन को बहुत पिटाई किया जाता था, इंडियन पर बड़ा अत्याचार किया जाता था। पुलिस ले आने का उस समय मकसद ये नहीं था कि आज की पुलिस जो सिविलाइज्ड हो, आज भी वैसी नहीं है, बट पुलिस का मकसद ये नहीं था कि वो लोगों के साथ व्यवहार करे। पुलिस अंग्रेजों के वेलफेयर के लिए लाई गई थी। दयानंद कुमार शर्मा, सिस्टम ऑफ सनसेट नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, पूछना आप। बिल्कुल निशांत कुमार, यानी अपना सिक्योरिटी में सिस्टम ऑफ सनसेट क्या है दयानंद, नेक्स्ट क्लास में पूछना, कल वाली क्लास में इसको हम कर लेंगे, चर्चा इस पे करेंगे। आज का टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट कल 9:30 से क्लास है और फिर 3:30 से भी क्लास है, कल उसमें आप पूछ लेना, उसको बताएंगे आपको कल। ओके, थैंक यू।